एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ एक बस में बैठी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उस बस को कुछ बदमाश लोग घेर लेते हैं और उसके बाद उस बस के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर घुसने के बाद हथियार के दम पर सभी के सामानों को छीनने लगते हैं और छीनते छीनते जब वह एक सीट पर जाते हैं तो वहां पर एक 13 साल की लड़की बड़ी खूबसूरत बैठी हुई थी और जैसे ही वो बदमाश उस लड़की को देखते हैं तो देखने के बाद गलत तरीके से उसे छूने लगते हैं। अब और लोग यानी जो उसके माता पिता थे लड़की के, वह उसे बचाने के लिए विरोध करना चाहते हैं, लेकिन तभी वो बदमाश हथियार का दम दिखाकर उन्हें चुप बैठा देते हैं। कोई भी उस बस में से कुछ भी नहीं बोलता है और तभी जो नई नवेली दुल्हन होती है जो कि अपने पति के साथ पिछली वाली सीट पर बैठी हुई थी, वह अपने पति से कहने लगती है कि ये जो तलवार तुमने लगा रखी है, क्या यह दिखाने के लिए है? क्या इसमें धार नहीं है? अब इस बात को सुनते ही जो पति होता है उसका खून खौलने लगता है, लेकिन फिर वह धैर्य रखकर अपनी पत्नी से कुछ ऐसा कहता है कि जिसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जिसके जरिए ये कहानी पूरी तरह से अमर हो जाती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज जैसा हमारे चैनल का नाम है उसी तरह की कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये कहानी हमें राजस्थान बाड़मेर के हमारे एक दर्शक ने भेजी है, जिनके गांव में वो महिला आज भी जीवित है और उन्होंने अपनी ज़बानी ये कहानी बताई है। राजस्थान के बाड़मेर के एक गाँव के अंदर एक मोनी नाम की बुजुर्ग महिला रहा करती है और जो मोनी है वह वैसे तो उस गांव की बहू है और विधवा है, लेकिन सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया करते हैं। इसका कारण जानने के लिए आपको आज से लगभग 30 साल पहले जाना होगा, जब जो मोनी थी वो भी जवान थी और उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद वह अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। दरअसल यहाँ पर जो मोनी होती है उसका बचपन में बाल विवाह करवा दिया गया था। राजस्थान में अक्सर ऐसा हुआ करता है। मोनी के घर में उसकी बड़ी बहन होती है और बड़ी बहन की जब शादी होती है तो उसी दौरान मोनी को भी देखा जाता है और जो बड़ी बहन का पति होता है उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है दीपचंद। अब जो दीपचंद होता है वह मोनी की हम उम्र का ही था, तो इसी वजह से दोनों परिवार सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को भी शादी करा ही देते हैं, जब बड़ी हो जाएगी तो तब गौना हो जाएगा। गौना वो होता है दोस्तों जब लड़की आनी जानी हुआ करती है। तो यहाँ पर जब मोनी 13 साल की होती है तो उसी समय जो मोनी होती है उसकी शादी उस दीपचंद से करा देती है और उसके बाद जो दीपचंद है वो फिलहाल तो यहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो मोनी है वो बड़ी इतराया करती है, सोचा करती है कि मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, इस तरह की बातें उसके दिमाग में चला करती हैं। क्योंकि होता है ना, पता चल जाता है तो उसके बाद ये बातें लाजमी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है और जो मोनी होती है वह अपने पति के बारे में सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो मोनी होती है वह इतनी जवान हो जाती है कि उसका गौना होने का समय आ जाता है। जब मोनी का गौना होने का समय आता है तो इधर जो दीपचंद होता है उससे भी कहा जाता है कि भाई अब तुम्हारा गौना होना वाला है, तो तुम ऐसा करो किसी दिन जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ। जो दीपचंद होता है वह भी बड़ा ही खुश होता है। अब तक वो गबरू जवान हो चुका था और इसी वजह से वह अच्छे से तैयार होता है। अपने साथ में एक तलवार लेता है, क्योंकि प्रथा के हिसाब से दूल्हे के साथ कोई ना कोई हथियार तो चाहिए होता है। तो तलवार लेकर वह अपने ससुराल पहुंच जाता है और वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है और रीति रिवाजों के तहत उसको उसकी पत्नी के साथ वहां से विदा कर दिया जाता है। अब जो दीपचंद होता है उसे उसकी पत्नी के साथ विदा तो कर दिया गया था, लेकिन उस समय पर इतनी ज़्यादा सवारियां वगैरह नहीं होती हैं और वह अपनी पत्नी को बस के अंदर बिठाकर लेकर आ रहा था। जैसे वो बस के अंदर बिठाकर उसे लेकर आ रहा था और एक ही बस आया करती थी, तो उस बस के अंदर वो बैठ जाता है और उसके बाद वो बस चलने लगती है। जैसे वो बस चलती है तो उसके बाद धीरे धीरे वो बस जब थोड़ा सा समय सफ़र तय करती है तो उसके बाद वो बस एक जगह पर रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने कुछ लोग आ गए थे। यानी कि वहाँ पर बियाबान रेगिस्तान थे, तो उन्हीं रेगिस्तानों के अंदर जो मोनी की बस होती है, यानी जिसमें मोनी बैठी हुई थी, उस बस के सामने थोड़े से डकैत आ गए थे और वो डकैत उस बस को लूटने वाले थे। उसके बाद वो डकैत उस बस के अंदर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद लोगों को हथियार के दम पर डरपाकर उनसे उनके सारे कीमती जेवर वगैरह छीनने लगते हैं। अब जान के सामने कोई कीमती जेवरों को भला कैसे रोक सकता है, तो वो फटाफट अपने सभी कीमती जेवर सभी लोग निकाल कर दे देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर मोनी पर, और मोनी के पास भी जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको वो लोग छीन लेते हैं।
मौनी भी चुपचाप उतार कर देख देती है, क्योंकि पहली बार वो अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल जा रही थी, तो इसी वजह से कुछ कह थोड़ी ना पाती। मौनी चुपचाप बैठी हुई थी और उसके बाद जब वो डकैत उस बस से निकलने लगते हैं तो उसी दौरान उस बस के अंदर एक 13 साल की बच्ची होती है, जिस बच्ची को देखकर उन डकैतों का दिल डोल जाता है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। अब यहाँ पर उस 13 साल की बच्ची के जो माता पिता होते हैं वो एकदम से विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डकैत होते हैं वह उन्हें हथियार के दम से डरा देते हैं और कहते हैं कि जान प्यारी है तो चुपचाप बैठे रहो, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा और हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो लोग चुपचाप वहां पर बैठे रहते हैं और उसके बाद वो लोग उस लड़की को खींचने लगते हैं। लड़की रोती है, बिलखती है, माँ बाबूजी बचाओ। माता पिता भी फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि वह मजबूर हो गए थे। तभी यहाँ पर जो मौनी होती है वो सबसे पीछे वाली सीट पर थी, क्योंकि नया जोड़ा था और सबसे पीछे इसलिए बैठे थे ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। तो उसी दौरान जो मौनी है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वह अपने पति की तरफ देखती है। हालांकि पति को भी गुस्सा आ रहा था दीपचंद को, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो पति कुछ कह पाता तो मौनी कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारी जो तलवार है ये तुमने दिखाने के लिए ले रखी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दीपचंद होता है वो कहता है कि दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी जिम्मेवारी हो और मेरी जिम्मेवारी में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो मौनी होती है वो कहती है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। तुम्हारे सामने इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और उसे देखकर अगर तुम आज चुपचाप बैठे हुए रहे और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए तो उसके बाद वहां पर मैं जिंदगी भर तुम्हें एक कायर की निगाहों से देखूंगी, यानी कि मेरी निगाहों में तुम केवल एक कायर रह जाओगे। और अगर आज तुमने इस चीज का सामना किया और इस बच्ची को बचा लिया और उसके बाद भले ही तुम मर भी जाते हो तो मैं एक वीर की विधवा कहलाऊंगी। अब इस बात को सुनकर जो दीपचंद होता है उसके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, क्योंकि उसकी नई नवेली दुल्हन जिससे आज तक उसने ढंग से बात भी नहीं की है वह उससे ऐसी बात कह रही थी। और इस बात को सुनकर वह एकदम से खड़ा होता, अपनी तलवार निकालता है और उन लोगों से कहता है कि खबरदार हो जाओ। अब उनके पास जो हथियार थे वह उनको उसकी तरफ करते हैं, लेकिन इतनी देर में वो फुर्ती दिखाते हुए उन हथियारों को गिरा देता है और उनको पिटाई लगाने लगता है। लेकिन यहां पर वो लोग काफी ज्यादा थे और वो अकेला था। उसके बाद वह उन्हें जैसे तैसे करके बस से बाहर तो खड़े देता है, लेकिन जब उन्हें बस से बाहर निकाल रहा था उस बच्ची को बचाने के बाद तो उसी समय उसे काफी गहरी चोट लगती है और उसके बाद वह बस के अंदर ही गिर जाता है। बस ड्राइवर जो होता है इतनी देर में बस को आगे बढ़ा देता है, लेकिन दीपचंद को जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाता वह अपनी नई नवेली पत्नी की बाहों में हंसते हुए दम तोड़ देता है। कहता है कि अब तो ठीक है ना, अब तो तुम वीर की विधवाई कहलाओगी, मुझे पक्का विश्वास है। पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद जब पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद वह वहां से अपने ससुराल तो पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब सभी को यह बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे हो गया और इस तरह से उनका जो बेटा है वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह भी अपनी बहू का बिल्कुल भी अपमान नहीं करते हैं और कहते हैं कि सही किया बेटी, वीर की विधवा तो कहलाना ठीक है, लेकिन एक कायर की पत्नी कहलाना बिल्कुल से गलत है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि बेटा देखो, बेशक से तुम विधवा हो गई हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा देंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या कहते हैं, और अगर तुम चाहो तो हमेशा तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी यहाँ पर जो मौनी होती है वो कहती है कि माँ जी, जब मेरे पति ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है तो उसके लिए मैं अब जीवन भर उस वीर पुरुष की विधवा ही कहलाना चाहती हूँ। इसी वजह से वो आज तक भी उसी गांव के अंदर रहा करती है और वहां के आसपास के जो लोग हैं वो उसे इज्जत की निगाहों से देखा करते हैं कि इनके पति ने इतना बड़ा बलिदान दिया था और एक बच्ची को बचाया था। यहां तक कि जिस बच्ची को बचाया था उसके परिवार वाले भी आज तक उसके पास आया करते हैं और वो बच्ची खुद भी पर्सनली उनसे मिलकर जाया करती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आज की इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा और जो कुछ भी सीखने को मिला है उस बारे में आप लोग कमेंट करें। आपके कमेंटों को मैं पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आपकी जो भी राय है, क्या सीखा इस कहानी से, उसे कमेंट करें। हालांकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था और पूरा दयनीय था, लेकिन उस जमाने में ऐसी महिलाएं भी हुआ करती थी जो अपनी पूरी जिंदगी को एक नाम के पीछे निकाल दिया करती थी। इसीलिए आज उस महिला की गांव में इज्जत हुआ करती है और किसी भी बड़े फैसले में उसकी राय मांगी जाती है। आपने कहीं ज़्यादा ऐसी बात सुनी नहीं होगी, लेकिन ये बात मैंने अपने उस सब्सक्राइबर के मुंह से सुनी है। और आप यकीन करना, जब इस कहानी को मैं पढ़ रहा था, यानी कि उन्होंने लिखकर मैसेंजर में भेजा था, और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब आप लोगों के रोंगटे खड़े हुए या नहीं खड़े हुए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी भी वीरांगनाएं हमारे
देश के अंदर हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करके दिखा दिया। कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।